हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के टॉपिक ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भारत में शिक्षा की ब्रिटिश नीति के बारे में समझेंगे। अब क्या है कि भारत में जो शिक्षा की ब्रिटिश नीति है उसके बारे में समझेंगे। जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई ब्रिटिश के टाइम पे वो हम अपने टॉपिक में समझेंगे। तो क्या है कि जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश आए नहीं थे उस टाइम पे जो हिंदू और मुस्लिम को कैसे एजुकेट किया जाता था। हिंदू को पाठशाला के थ्रू और मुस्लिम को मदरसा के अकॉर्डिंग एजुकेट किया जाता था। पर जब क्या हुए कि ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने जो एजुकेशन है उनको इस तरीके से, जो लर्निंग है उनको इस तरीके से क्रिएट किया कि उन्होंने शिक्षा को एक मिशनरी की तरह निर्माण किया कि शिक्षा कैसे दी जाएगी, मिशनरी की तरह। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंडियन की एक ऐसी क्लास क्रिएट होगी, एक ऐसा वर्ग तैयार होगा कि जहाँ पे इंडियन क्या है, वो ब्लड और कलर से तो इंडियन है, पर जो उनका टेस्ट है वो इंग्लिश है। टेस्ट मीन्स कि जो व्यक्ति है वो होगा तो इंडियन, ठीक है, ब्लड और कलर से, पर वो जो उनका बोलना होगा उनको इंग्लिश की नॉलेज होगी। तो क्या कहा है कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर, अपने भारतीय क्या होंगे, अपने खून और रंग में तो भारतीय होंगे लेकिन स्वाद में वो अंग्रेज की तरह होंगे। इससे क्या होगा कि जो इंडियन है वो गवर्नमेंट और मासेस, सरकार और जनता के बीच में इंटरप्रेटर का काम करेगा, दुभाषी की तरह काम करेगा अगर उनको इंग्लिश की नॉलेज होगी। इनिशियली क्या था कि प्रारंभ में तो जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी उनका ये फोकस नहीं था, उनका ये कंसर्न नहीं था कि उनको क्या है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है। उनका मेन या प्राइम मोटिव क्या था कि जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें प्रॉफिट कमाना, कि वो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे लाभ कमाएंगे। तो जो भी उनका क्या था कि वो इंडिया में रूल कैसे वो भारत में शासन करें। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि भारतीय को रक्त और रंग से, कलर और ब्लड से क्या है वो इंडियन है और टेस्ट से इंग्लिश होंगे, इस तरीके की क्लास को क्रिएट करने के लिए उन्हें अपर और मिडिल क्लास का एक स्मॉल सेक्शन बनाए। मतलब इंडिया में जो अपर क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं उसका एक स्मॉल सेक्शन बनाया, उनको एजुकेट की इंग्लिश, जिससे क्या है कि वो इंडिया में शासन कर सके, रूल कर सके। और जो एजुकेटेड है, जो इंग्लिश में एजुकेटेड है, वो क्या करे, बस एक इंटरप्रेटर का काम करे गवर्नमेंट और मासेस के बीच में, गवर्नमेंट और जनता के बीच में। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि उनकी इस ब्रिटिश का जो स्टेप थे किसको डेवलप करने में, एजुकेशन को डेवलप करने में इंडिया में, अब वो समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या पॉलिसी या एक्ट या कमीशन फॉर्म की इंडिया में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। 1813 एक्ट एंड एजुकेशन, 1813 अधिनियम और शिक्षा। चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम विल्बरफोर्स जो एक क्या थे, मिशनरी एक्टिविटीज थे, मिशनरी कार्यकर्ता थे। उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नॉन इन्वेंशन पॉलिसी थी, नॉन इन्वेंशन पॉलिसी, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी कि सिर्फ इंडियंस को क्यों एजुकेट करना है कि वो क्या करें, गवर्नमेंट और जनता के बीच में एक इंटरप्रेटर का काम कर सके। तो इस पॉलिसी को उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन पे जोर बनाया, इस तरीके से उनको कंपेल किया कि वो इस नीति को छोड़ने के लिए, इस पॉलिसी को छोड़ने के लिए क्या हुए, मजबूर हुए। जिससे क्या है, वेस्टर्न लिटरेचर, जो पश्चिमी साहित्य और प्रीच क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म है, उसके प्रचार करने के लिए इंग्लिश को, इंग्लिश माध्यम से एक तो क्या, जो वेस्टर्न लिटरेचर है और प्रीच क्रिश्चियनिटी को पढ़ाने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए इंग्लिश के थ्रू एजुकेशन का क्या किया, स्प्रेडिंग की या प्रसार करने के लिए मजबूर किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने, चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम विल्बरफोर्स को। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक 1813 चार्टर में क्या किया, एक क्लॉज ऐड किया। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो 1 लाख से कम और ईसाई मिशनरी हैं वो क्या कर सकते हैं, भारत में अपने जो भी रिलीजियस आइडिया है उनको स्प्रेड करने की उनको क्या दी, परमिशन दी। कि जो 1813 चार्टर था उसमें क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक क्लॉज ऐड किया। उस क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो भी क्या है 1 लाख से कम है,
ठीक है, जो अगर पॉपुलेशन क्या है 1 लाख से कम है और वो क्या है क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी रिलीजियस को, अपने धर्म को इंडिया में क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। अपने भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति देता है 1813 एक्ट। इस एक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया, स्वीकार किया, यह एक्नॉलेज आया कि उन्हें क्या करना है, इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना है। जो हमारे R.R.M. रॉय थे, उनके एफर्ट से क्या हुआ कि कलकत्ता कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ। कलकत्ता कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ पे क्या है शिक्षा को वेस्टर्न एजुकेशन की थ्रू पढ़ाया गया, कि मतलब वहां पे सबसे पहले क्या है पश्चिमी शिक्षा प्रदान होने लगी कलकत्ता कॉलेज में। और किसके एफर्ट से हुआ, R.R.M. रॉय के अकॉर्डिंग। और यहीं पे कलकत्ता में 3 संस्कृत कॉलेज भी सेटअप हैं, ठीक है, 3 संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित किए गए। इसके बाद आती है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823। ये जो कमेटी फॉर्म हुई है इसलिए हुई कि जो इंडिया में एजुकेशन का किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है ये समझने के लिए जनरल कमेटी क्या हुई, फॉर्म हुई 1823 में। ये जो कमेटी है ये डोमिनेंट थी बाय ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मीन्स क्या होता है कि जो चाहते थे कि इंडिया में एजुकेशन क्या हो, इंडियन लैंग्वेज में हो। Who were the greater supporter of Oriental learning, कि मतलब वो चाह रहे हैं कि ओरिएंटल लर्निंग हो, जो इंडियंस हो उनको उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए रादर देन एंग्लिकन, कि मतलब उनको एंग्लिकन मतलब उनको इंग्लिश से ज्यादा उनकी ही लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए। तो जनरल कमेटी इसलिए फॉर्म हुई कि जिससे वो इंडिया में एजुकेशन, जो एजुकेशन दी जा रही है इंडियंस को, उसका डेवलपमेंट देखने के लिए। अब क्या हुआ कि जो हमारे ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने क्या है एक प्रेशर बनाया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कि वो क्या करें कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या करें कि इंडियंस को उन्हीं की लैंग्वेज में या ओरिएंटलिस्ट के अकॉर्डिंग ही उनका एजुकेशन दे, उनको उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। इससे क्या हुआ कि जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट थे उनके बीच में क्या हो गया कि एजुकेशन को लेके एक तरीके का ये हुआ कि एजुकेशन सही से प्रोवाइड नहीं हुई, क्योंकि क्या है कि दोनों ने अपने अपने तरीके से प्रेशर बनाया कि इंडिया में एजुकेशन किस तरीके से पढ़ाए। तो इसके बाद क्या आया कि मैकले रिजोल्यूशन, जो मैकले ने अपना संकल्प दिया, इसके बाद मैकले रिजोल्यूशन, उससे क्या हुआ जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसकी एक क्लियर पिक्चर सामने आई। लॉर्ड मैकाले एजुकेशन पॉलिसी 1835, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 है वो क्या था कि उसमें एक इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम बनाना था कि इसमें सिर्फ जो अपर स्टेट के थे, जो ऊपरी स्तर के लोग थे, उन्हीं को एजुकेटेड करना, उसी सोसाइटी को एजुकेट करना जो क्या हो अपर स्टेट की हो। वो भी किस माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से अपर स्टेट को एजुकेट करना। इस पॉलिसी की क्या था, एक ये कह लीजिए एक ऐसा प्रयास था कि जिससे एक ऐसा तबका तैयार किया जाए, एक अपर स्तर का एक ऐसी सोसाइटी बनी जाए जो कैसे एजुकेट हो, सिर्फ इंग्लिश माध्यम से, किसके थ्रू हो, इंग्लिश माध्यम से। इसमें क्या था जो हमारी कोर्ट लैंग्वेज थी फारसी, उसको क्या किया है, एबॉलिश किया गया, उसे समाप्त किया जाए, और जो कोर्ट लैंग्वेज है उसको अंग्रेजी भाषा बनाया गया। ये कौन सी पॉलिसी में था, जो लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी है 1835 में। उन्होंने एक क्या किया कि जो सिर्फ किन्हें पढ़ाया जाए, जो अपर स्टेट के लोग हैं उनको एजुकेटेड किया जाए इंग्लिश में, और क्या है कि जो कोर्ट लैंग्वेज है उसे फारसी से हटा के इंग्लिश कर दिया गया। जो जो प्रिंटिंग बुक्स थी उनमें क्या किया, जो इंग्लिश बुक्स थी उनकी छपाई हो या उनकी प्रिंटिंग क्या हो, फ्री कर दी, और उनको बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम कीमत में उनको उपलब्ध कराया गया। जो
मैकाले की पॉलिसी थी उसमें क्या था कि जो फंड है वो ज्यादा फंड किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, इंग्लिश एजुकेशन को एज कम्पेयर टू ओरिएंटल लर्निंग। और ओरिएंटल लर्निंग क्या होती है कि एजुकेशन इंडियंस को उन्हीं की लैंग्वेज में दी जाए। तो क्या हुआ कि मैकाले ने इस तरीके की पॉलिसी बनाई जी कि जो फंड है वो ज्यादा कहाँ पे यूज हो, कहाँ किन्हें ज्यादा अलॉट किया जाए, जहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही हो। फिर क्या था कि उन्होंने पूसा बिहार में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज को जो इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की में उसको एस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना की। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने लॉर्ड मैकाले का जो मिनट था उसको पास किया कि कब 1835 में। ये रिजोल्यूशन कब पास हुआ, 1835 में। उन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारी यूरोपियन लिटरेचर और साइंस क्या है उसको इंडिया में उसका प्रमोशन और उसको स्प्रेड करना है, और जितना भी फंड है एजुकेशन का वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज करना है या किसे अलॉट करना है, जहाँ इंग्लिश एजुकेशन में, अंग्रेजी शिक्षा में उस फंड का यूज करना है, उसका उपयोग करना है। वुड डिस्पैच 1854, जो ये वुड डिस्पैच है इसको भारत का, इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इंग्लिश मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है वुड डिस्पैच को, क्योंकि ये क्या है कि इसमें जो शिक्षा का प्रसार है, जो एजुकेशन की स्प्रेडिंग है इंडिया में, उसके लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है, एक व्यापक योजना शामिल है इस मैग्ना कार्टा में कि कैसे इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। इसमें ये जो डिस्पैच है वो क्या कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, अपने राज्य के लोगों तक, जन जन तक शिक्षा का प्रसार करे, एजुकेशन को स्प्रेड आउट करे अपनी जनता के बीच में। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जिम्मेदारी है। ये जो हमारा डिस्पैच है वो डिस्पैच ये इसने क्या किया, एजुकेशन को एक हायरार्की एजुकेशन लेवल में उसने क्या कहा कि शिक्षा क्या है, एक पदानुक्रमित हायरार्किकल लेवल में होनी चाहिए, जिसमें क्या है कि सबसे नीचे वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। वर्नाकुलर मीन्स क्या होता है कि मातृभाषा, मतलब प्राइमरी स्कूल में क्या हो, मातृभाषा हो। और डिस्ट्रिक्ट में एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, मतलब इंग्लिश और मातृभाषा। एंड एफिलिएटेड कॉलेज एंड एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रासा प्रेसिडेंसी, ये क्या हो, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हो। इसके ये जो डिस्पैच है वो क्या कहता है कि जो हमारी हायर स्टडीज है वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और जो हमारा स्कूल लेवल है वहाँ पे हमारे शिक्षा का माध्यम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, वर्नाकुलर मातृभाषा होनी चाहिए हमारे स्कूल लेवल में। और हायर स्टडीज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। ये सब किसमें लिखा है, वुड डिस्पैच में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1857, जो 1857 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो भारत में, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, उसके लिए क्या एक लैंडमार्क, एक अनदर लैंडमार्क साबित हुई। ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, हमारे 1857 में 3 यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। वो कौन कौन से थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में क्या हुए, 3 यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की, 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जो क्या हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो इंग्लिश सिस्टम था एजुकेशन का इंडिया में, उसके लिए एक अनदर लैंडमार्क शामिल हुई, एक मील का पत्थर शामिल हुई। अब आता है हंटर कमीशन 1882 टू 83। जो हंटर कमीशन है ये डब्ल्यू हंटर के अंडर में 1882 में फॉर्म किया। जो एक कमीशन है ये वुड डिस्पैच के अचीवमेंट को इवोल्यूट करने के लिए, जो वुड डिस्पैच की उपलब्धियां हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए डब्ल्यू हंटर ने 1882 में इस कमीशन को फॉर्म किया। इस कमीशन का क्या काम था कि जो स्टेट का रोल है उसका विस्तार करना, एक्सटेंशन करना, कि वो जो शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरीके से शिक्षा का इम्प्रूवमेंट कर रही है, सुधार कैसे कर रही है, उसके रोल, स्टेट के रोल को एक्सटेंशन किया या अंडरलाइन किया।
जो ये हंटर कमीशन थी वो क्या करती है कि वो अंडरलाइन करती है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड। जो जिला और नगर पालिका बोर्ड है उनके नियंत्रण के हस्तांतरण को भी रेखांकित करती है। इस कमीशन में क्या था कि इसने टू डिवीजन सेकेंडरी एजुकेशन के टू डिवीजन की क्या की सिफारिश की कि एक तो क्या था लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तक साहित्य, दूसरा वोकेशनल फॉर कमर्शियल कैरियर व्यवसायिक कैरियर के लिए व्यवसायिक। ठीक। तो यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ 1902 जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या है जो ब्रिटिश भारत था ब्रिटिश इंडिया था वहां पे शिक्षा के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, आप कह सकते हैं कीन इंटरेस्ट दिखाया। जब उनकी जो वायसराय में इंडिया में आने की उन्होंने तुरंत बाद क्या किया 1901 में शिमला में एक प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक जो शिक्षा का डिस्कस करने के लिए एजुकेशन की डिस्कस करने के लिए प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कस करने के लिए सबको बुलाया। इस यूनिवर्सिटी कमीशन का जो मेन इम्पैक्ट था वो क्या था कि जो सेकेंडरी स्कूल है वो क्या होने चाहिए रिकॉग्नाइज होने चाहिए बाय द यूनिवर्सिटी। उनको मान्यता दी जानी चाहिए, जो माध्यमिक विद्यालय उनको विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। इस कमीशन का जो मेन इम्पैक्ट मेन प्रभाव इस बात पे था। इसके बाद आता है गोखले रिजोल्यूशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन 1913 टू 14। जो प्राथमिक शिक्षा पर गोखले का संकल्प क्या था कि उनका मानना था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में जो करिकुलम होना चाहिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल होना चाहिए, अधिक व्यवहारिक एंड उपयोगी बनाया जाना चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स में। उनका क्या था कि एजुकेशन की जो हायर एजुकेशन में है उन्हें फैसिलिटी देनी चाहिए हायर एजुकेशन, जिससे क्या है इंडियन को अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड ना जाना पड़े। ठीक है। जो एक गोखले रिजोल्यूशन था ऑन प्राइमरी एजुकेशन वो क्या है रिजेक्टेड हुआ इंपेरिकल काउंसिल के द्वारा, पर इससे क्या हुआ जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी तरफ को ध्यान केंद्रित में ये रिजोल्यूशन हेल्प किया कि मतलब जो गोखले रिजोल्यूशन था प्राइमरी एजुकेशन उस पे क्या ध्यान गया कि किस तरीके की प्राइमरी एजुकेशन होनी। इसके बाद आती है सदलर कमीशन। ये जो कमीशन फॉर्म हुई थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं का उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए ये जो कमीशन है ये रिकमेंडेड हुई थी और भी जितनी यूनिवर्सिटी है उन पे भी ये रिकमेंडेशन या ये सिफारिश अप्लीकेबल हुई थी। ठीक है। इस जो कमीशन है सदलर कमीशन इसके ऑब्जर्वेशन था पहला था जो 12 ईयर स्कूल कोर्स है 12 साल का स्कूल कोर्स होना चाहिए। दूसरा था 3 इयर्स डिग्री आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज जो इंटरमीडिएट चरण के बाद 3 साल की डिग्री का प्रोग्राम। इसका क्या था तीसरा था सेंट्रलाइज फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी यूनिटरी रेसिडेंटियल टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी जो विश्वविद्यालयों का केंद्रीकृत कामकाज एकात्मक आवासीय शिक्षण स्वायत्त निकाय। चौथा था रिकमेंडेटेड एक्सटेंडेड फैसिलिटी फॉर अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग एंड फीमेल एजुकेशन। ये कहाँ कहाँ पे रिकमेंडेड होता था कहाँ कहाँ लागू होता था एक तो जो अप्लाइड साइंस थी जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन थी तकनीकी शिक्षा थी टीचर्स की ट्रेनिंग और फीमेल एजुकेशन पे। अब आती है हार्टोंग कमेटी रिपोर्ट 1929। हार्टोंग कमेटी रिपोर्ट की का मेन फीचर्स क्या था मुख्य विशेषता क्या थी कि इसने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में जो प्राइमरी एजुकेशन का जो कंसेप्ट था वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का उसको डिफाइन किया कि क्यों प्राइमरी एजुकेशन में वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन होता है अपव्यय और ठहराव होता है। क्योंकि क्या था कि जब 1929 की बात करें या हमारा देश स्वतंत्र होने से पहले जो देश था वो इंडिया थी बहुत गरीब कंट्री थी तो वहां पे ज्यादातर लोग क्या थे गरीब थे। तो वहां पे वो शिक्षा से ज्यादा किस पे जोर देते थे काम पे। तो पेरेंट्स क्या थे माँ बाप क्या थे बच्चों को शिक्षा देने के बजाय अपने साथ काम पे ले जाना पसंद करते थे। तो उससे क्या था कि हार्टोंग ने अपनी कमेटी में हार्टोंग कमेटी रिपोर्ट में क्या बताया कि जो प्राइमरी एजुकेशन में जो एजुकेशन का वेस्टेज और स्टेग्नेशन हो रहा है वो
क्यों हो रहा है, इस कंसेप्ट को डिफाइन किया। साथ ही साथ उसने इसकी रेमेडीज को भी सजेस्ट किया, उपचार का भी सुझाव दिया अपनी कमेटी रिपोर्ट में। इसके बाद आती है वर्धा और बेसिक एजुकेशन 1937। वर्धा और बेसिक एजुकेशन में क्या था कि जो गांधी जी थे उन्होंने रियलाइज किया जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, इंग्लिश रूलर ने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, इस तरीके से तैयार किया कि जो इंडिया के सीखने वाले जिनको एजुकेशन की जरूरत है और जो इस चीज को चाहते हैं एजुकेशन लेना, वो इस नीड को, इस जरूरत को फुलफिल नहीं कर पा रही है। एजुकेशन सिस्टम है जो रूलर टाइम में, ठीक है, ब्रिटिश रूलर टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो हमारी इंडियन कंट्री के जो भी बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनकी नीड्स, उनकी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नई एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया जिसे हम क्या कहते हैं, नई तालीम या बेसिक एजुकेशन। उन्होंने क्या कहा इस बेसिक एजुकेशन में कि जो शिक्षा होनी चाहिए, जो एजुकेशन होनी चाहिए उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो माध्यम होना चाहिए शिक्षा का, वो क्या होना चाहिए, बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तकला है, उसके काम पे जोर देने के लिए अपनी इस वर्धा या बेसिक एजुकेशन में कहा। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो 7 साल की बेसिक एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए बच्चों के लिए। अब आती है सार्जेंट रिपोर्ट 1944। इसमें क्या था, जो हमारे जॉन सार्जेंट थे उनसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने पोस्ट वार युद्ध के बाद जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। इस रिपोर्ट में जो सार्जेंट थे उन्होंने क्या है, एक डिटेल रिव्यू बताया जो भी हमारा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का डिटेल रिव्यू बताया, विस्तृत समीक्षा करी। उन्होंने क्या विजुअलाइज किया कि जो शिक्षा होनी चाहिए, जो एजुकेशन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, किस एज से, 6 से 14 साल के बीच में। तो सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, उन्होंने एजुकेशन का एक डिटेल रिव्यू करा कि ये बताया कि जो विस्तृत समीक्षा करी और उन्होंने एक विजुअलाइज की, कल्पना की कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य और फ्री, मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो लड़के हों या लड़की हो, और किस एज से, 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। जो मेन ड्रॉबैक है इंग्लिश सिस्टम के एजुकेशन में, वो अब क्या क्या है कि इंडिया में जो इंग्लिश सिस्टम जो था एजुकेशन का, उसके मेन ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। पहला था, इट वाज नॉट रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ इंडिया। इसीलिए क्या है कि जो गांधी जी थे उन्होंने जब रियलाइज किया कि जो भी बच्चे हैं, शिक्षा है, वो उस नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये मेन ड्रॉबैक था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का, कि भारत की जो जरूरतों से उससे संबंधित ये एजुकेशन नहीं थी इंग्लिश सिस्टम की। सेकंड था, सिस्टम वाज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। जो मेन सिस्टम था वो सिर्फ किससे था, परीक्षा उन्मुख, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। थर्ड पॉइंट है, सिस्टम वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ फ्री, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। जो व्यवस्था स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, सिस्टम वाज अनप्लान्ड, मतलब वहां पे कोई भी एक जो प्रणाली थी वो प्लानिंग के साथ नहीं थी। सिर्फ क्या है कि हमने पूरा यही पढ़ा कि जो इंग्लिश सिस्टम की एजुकेशन सिर्फ इसलिए दी जा रही थी कि जिससे क्या है कि इंटरप्रेटर की तरह काम करे और एक लिमिटेड पॉपुलेशन को, एक लिमिटेड लोगों को वो एजुकेशन दी जाती थी। तो वहां पे कोई प्लानिंग नहीं थी, सिस्टम का कोई प्लान नहीं था एजुकेशन देने का, तो अनप्लान सिस्टम था। फिफ्थ पॉइंट है, एजुकेशन डोमिनेटेड द करिकुलम। जो पाठ्यक्रम था उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका बोलबाला था, अंग्रेजी का, इंग्लिश का बोलबाला था। ठीक है। इसके बाद छठा है, सिस्टम वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सिस्टम क्या था, बहुत महंगा था।
7वां पॉइंट है सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज टू बुकिस। उस टाइम पे क्या है, अत्यधिक किताबी था और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं था, सिर्फ बुकिस पे या किताबों पे ही ध्यान दिया जाता था। ये है हमारी कब की बात, जब हमारी कंट्री क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, जब ब्रिटिश रूलर था हमारा देश। 8 पॉइंट है इट वॉज एन अर्बन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द रूरल कंट्री। क्या था कि हमारा जो इंडिया है वो ग्रामीण रूरल कंट्री थी, और जो एजुकेशन का सिस्टम था वो क्या था, अर्बन, एक शहरी प्रणाली थी एजुकेशन सिस्टम। जबकि हमारी इंडियन कंट्री क्या थी, एक रूरल कंट्री थी, एक ग्रामीण देश थी। 9 पॉइंट है सिस्टम प्रोड्यूस क्लर्क बाई एंड लार्ज। मतलब कुल मिला के जो प्रणाली थी, ये सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम था ब्रिटिश रूलर के टाइम पे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, क्लर्क बनाए, लिपिकों का निर्माण किया। 10वां है सिस्टम नेग्लेक्टेड वोकेशनल कॉमर्शियल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। जो ये एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पे जो भी व्यावसायिक वोकेशनल थी या कमर्शियल वाणिज्यिक और टेक्निकल ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिखाने पे ही जोर था। 11 पॉइंट है सिस्टम फॉलोड ए सिंगल ट्रैक। जो सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम, उसने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्रैक का अनुसरण किया, एक सिंगल ट्रैक को फॉलो किया। अब समझते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। सकारात्मक पहलू क्या है अंग्रेजी शिक्षा के इन रूलर ब्रिटिश रूलर। जो हमारा क्या है कि जो इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि जो हम कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट के जो डोर हैं वो ओपन हो गए, कलेक्टिवली ओपन हो गए। मींस कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत से क्या हुआ कि एक हम कहते हैं पूर्व से पश्चिम के लिए दरवाजे खुल गए। दूसरा है कि इससे क्या है कि जो आधुनिक भारत है उससे क्या होगा कि जो वेस्ट कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो या उसके प्रभाव का पता लगा जा सकता है, क्योंकि आप इंग्लिश एजुकेशन जितना समझेंगे जानेंगे तो आप अपनी कंट्री के ट्रेडिशन से साथ साथ जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है उसको भी समझने में हेल्प मिलेगी। अब क्या है कि जो हम कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री या इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का आने से क्या हुआ कि जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकतांत्रिक राज्य के अधिकांश संगठनों में इसके सेकुलर करेक्टर, धर्म निरपेक्ष चरित्र में या किसी भी इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल प्रिंसिपल ये कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान क्या है, यूरोपियन कंट्री के संविधानों से ही मिलके बनाया गया है। तो यहाँ इन सब चीजों में क्या है, हम इंग्लिश सिस्टम का या यूरोपियन कंट्री का प्रभाव देखने को मिलता है। किस किस में, जो ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेटिक स्टेट की, उसका सेकुलर कैरेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन और जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, उन सब में यूरोपियन कंट्री का क्या दिखता है, प्रभाव दिखता है। इसके बाद आता है जो हिंदू सोसाइटी की कंडीशन थी, जो सोशल रिफॉर्म हुआ, जो हिंदू सोसाइटी में, हिंदू समाज में जो सामाजिक सुधार हुआ, उसमें भी क्या है, ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने हेल्प की। चाहे वो औरतों के सुधार की बात हो या उनकी मुक्ति की बात हो, क्योंकि उस टाइम पे औरतों की कंडीशन बहुत बेकार थी। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो ये था कि टच करने से छुआछूत की बीमारी फैलती है, ये SC ST ने छूना मना है। उस टाइम की बात की जा रही है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस चीज को भी दूर करने में वेस्टर्न का या पश्चिमी सभ्यता का इन्फ्लुएंस देखने के मिलता है, उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये सब कब हुआ कि जब हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।